गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो नया स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहा है उसको मैं बताना चाहूँगी कि हमारे चैनल पर प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल पर हमने जो 6 to 12 वाली एनसीईआरटी सीरीज शुरू की है, उसमें हमारा अभी जो एसएसटी वाला पोर्शन चला हुआ है, तो उसमें हमारी जो 6th क्लास है वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, कंप्लीट हो गई है वो हमारी। तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, मैंने हर एक सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। और हर एक क्लास की भी अलग अलग, 6th क्लास की अलग से है, 7th क्लास की अलग से है। तो 7th क्लास में भी जो है हमने अपना जो है सिविक्स जो है हमारी पॉलिटी, वो हमारी कवर हो गई है। और ज्योग्राफी के भी हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचा हुआ है, उसको आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है उसको मैं कहूँगी कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे हमारी जो है आप लोगों को क्लास का पता चलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है, राजा और उनके राज्य, जो हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री चली हुई है, उसका आज दूसरा अध्याय है हमारा, राजा और उनके राज्य। कौन कौन से राजा हुए और वो मतलब किस किस राज्य में उन्होंने राज किया, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बात और कहूँगी, जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है तो पीछे की क्लासेस कंप्लीट जरूर करिएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है अपने आप से कनेक्ट करता हुआ है। जो पीछे की चीज़ें जब हमें समझ में आएंगी, पढ़ेंगे ना, तभी हमें आगे की चीज़ें जो है समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। ये मानचित्र में देखने के लिए बोल रहा है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। देखिए, इधर देखिए, एक सेकेंड, ये यहाँ पे चोल वंश को दिखाया गया है, चेर, राष्ट्रकूट, ठीक है, चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, तो ये सारे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करेंगे। हमारी नेक्स्ट हेडिंग है नए नए राजवंशों का उदय। एक सेकेंड, नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने महातत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। किसमें? महातत और सामंत। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। क्या उम्मीद की जाती थी उनसे? कि वो राजा के लिए उपहार लेके आए, गिफ्ट लेके आए और दरबार में आके हाजिरी लगाएं और उन्हें मतलब सैन्य शक्ति, मतलब सैनिकों द्वारा उनकी रक्षा की जाए। ठीक है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देता था। अगर उसके पास अधिक सत्ता और संपदा आती थी तो अपने आप को ही महासामंत और महामंडलेश्वर, मतलब पूरे मंडल का महान स्वामी, अपने आप को वो घोषित कर देता था। ठीक है, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई किसी इलाके का जो राजा है वो थोड़ा बहुत भी अगर कमज़ोर पड़ा, उसकी जो सैन्य शक्ति कमज़ोर हो गई, तो जो वहाँ पे वो सामंत बनाए जाते थे ना, वो अपने आप को ही उस इलाके का जो है राजा घोषित कर देते थे, अपने आप को स्वतंत्र होने का वो दावा करते थे कि अब आप जाओ, ये हमारा इलाका है और इस पे हम, इस इलाके के जो है राजा हम ही हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। किसका था? राष्ट्रकूटों का। राष्ट्रकूट कहाँ? दक्कन में। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। ठीक है, 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। किसने? दंती दुर्ग ने। ठीक है, उसे हराया और हिरण्यगर्भ, मतलब जिस सोने का गर्भ, हिरण गर्भ का मतलब सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था, तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्म्या स्त्रीय न होते हुए भी स्त्रीय के रूप को दोबारा जो है स्त्रीत्व प्राप्त कर लेगा। मतलब ये एक ऐसा यज्ञ होता था जिसको करने से जो जन्म से जो क्षत्रिय नहीं थे,
जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे वो इस यज्ञ को करके मतलब क्षत्रिय वाली उपाधि जो है प्राप्त कर सकता था। ठीक है, अगर वो क्षत्रिय कुल में नहीं जन्मा है, लेकिन ये जो एक अनुष्ठान किया जाता था, ये यज्ञ किया जाता था, इसके जरिए जो है वो क्षत्रिय होने की जो है उपाधि प्राप्त कर लेता था, मतलब वो क्षत्रिय बन जाता था। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशलों का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, म्यूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान के में जो है अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित कर लिए। किसने किसने किए? कदम, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। ठीक है, यहां से देखते हैं, देखिए ये एलोरा की एक गुफा दिखाई गई है, 15 का भित्ति चित्र, जिससे विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। यह राष्ट्रकूट की एक कृति है। ये क्वेश्चन एज इट इज बन सकता है। ठीक है, जो एलोरा की गुफा है 15 का भित्ति चित्र है ये ऊपर दिखाया गया, जो जिसमें विष्णु को जो है नरसिंह रूप ऐसे आएगा, विष्णु को नरसिंह रूप में कहाँ दिखाया गया? तो एलोरा की गुफाओं में। ठीक है, पुरुष सिंह के रूप में दिखाया है। यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ऐसे भी आएगा, जो विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया वो कौन से काल की कृति है? तो राष्ट्रकूट की। ठीक है, देखिए इधर ऊपर दिखाया गया है विष्णु जी को नरसिंह के रूप में। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी है राज्यों के प्रशासन। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाधिराज, मतलब राजाओं के भी राजा, महाधिराज का मतलब ये भी आ सकता है, आपको मैच इट करने के लिए दे देंगे कि महाधिराज क्या है, त्रिभुवन चक्रवर्ती क्या है, और आपको फिर मैच करना होगा। ठीक है, तो महाधिराज क्या है? राजाओं के राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्ती मतलब 3 भुवनों का स्वामी। ठीक है, महाराजा धीराज क्या हो गया? राजाओं का राजा, और त्रिभुवन चक्रवर्ती 3 भुवनों का स्वामी। ठीक है, ये नाम से ही पता चल रहा है, त्रिभुवन मतलब 3, त्रि का मतलब 3। ठीक है, भवन का मतलब भवन। और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की, लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। सॉरी, इधर देखते हैं। इन सभी राजाओं के उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको जो है अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया जाता था, मतलब या माने ना माने तो उनको बाध्य किया जाता था। ठीक है, किनको? किसानों को, पशुपालकों को और कारीगरों को, उनको बोला जाता कि आपने जो भी मतलब उत्पाद किया है उसका एक हिस्सा जो है आपको राजा को देना होगा। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला भी जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। जो प्राप्त करता था, वहाँ का जो सामंत बनाया गया था, वो अपने आप को भूस्वामी कहता था कि मैं इस जो जमीन का राजा, इस भूमि का स्वामी हूँ, राजा हूँ। ठीक है, राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, जो व्यापारी होते थे उनसे भी जो है राजस्व लिया जाता था। ठीक है, 400 कर, देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज्यादा सूचक शब्द हैं। कितने हैं? 400 से ज्यादा। सबसे उल्लेखित शब्द है मतलब सबसे जो उल्लेखित कर है वो क्या है? वेट्टी। सबसे उल्लेखित कर क्या है? वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता है। ये यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वेट्टी जो मतलब सबसे ज्यादा कर जो लिया जाता था उसका नाम क्या था? वेट्टी। ठीक है, जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। जो जबरन श्रम और कदमाई भी एक क्या था? कर था। ठीक है, भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, छाजन मतलब छत। ठीक है, मकान पर अगर छत डालनी है तो उस पर भी हमें उन लोगों को क्या है? कर देना पड़ता था। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर भी कर दिया जाता था। देखिए बताइए, अगर खजूर और ताड़ के पेड़ पे भी अगर चढ़ना है तो सीढ़ी लगाने के लिए उनको कर देना पड़ता था। छत, घरों में छत डालने के लिए उनको कर देना पड़ता था। ये श्रम और कदमाई क्या है? एक तरह का वो है, कर है। ठीक है,
पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर, मतलब अपनी ही संपत्ति का जो अगर आप लोगों को उत्तराधिकार बनना पड़ेगा तो उसके लिए भी जो है कर देना पड़ता था। ठीक है, देखते हैं क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं, बताइए आप लोगों से कोई कर लिया जाता है और कौन कौन से कर लिए जाते हैं। इधर देखिए एक बार, ये ब्लू वाला, प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था में किन मायनों से भिन्न था, तो बताइए। देखिए, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। जो मतलब जो भी साधन लिए जाते थे वो क्या होता था, व्यवस्था की वित्तीय आधार बनते थे, और जो मंदिर और दुर्गों के निर्माण होते थे उनमें उनका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, संसाधन उन युद्धों को लड़ने में इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की मतलब शक्ल में धन मिलते और जमीन और व्यापारी मार्गों में प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। प्राय वंशानुगत होने की मतलब ये क्या होती थी, वंशानुगत मतलब एक ही वंश के लोगों से उनको लिया जाता था। सेना में भी ऐसा ही होता था, कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। ये तो आम बात है, आज भी ज्यादातर तो यही होता है। प्रशस्तियों और भूमि अनुदान, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्रशस्तियां एवं भूमि अनुदान। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो सशब्द सत्य नहीं भी हो सकते। मतलब प्रशस्तियां जो होती हैं, हमने पढ़ा था ना, क्लास 6 में पढ़ा था प्रशस्तियों के बारे में, प्रशस्तियां क्या होती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो पीछे वाली क्लास है, हर एक क्लास जो है और हर एक चैप्टर अपने आप में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो अगर हम पीछे की चीज़ें हम पढ़ेंगे तभी हमें आगे की चीज़ें जो है समझ में आएंगी। अब जो भी बच्चा इस वीडियो में अब पहली बार अगर जुड़ेगा, उसको प्रशस्तियाँ नहीं पता होंगी कि प्रशस्तियाँ क्या होंगी। ठीक है, तो पीछे वाली क्लासेस जरूर देख के आएँ, जो सशब्द सत्य नहीं भी हो सकती। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। मतलब जो भी प्रशस्तियाँ लिखी गई थी ब्राह्मणों द्वारा, तो वो तो राजा के प्रति मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें ही लिखेंगे ना, कि वह जो युद्धों में है वो शूरवीर थे, जितने भी उन्होंने जो है युद्ध लड़े थे उनमें वो विजयी हुए थे। मतलब उसी दरबार में रहने वाले ब्राह्मण जो है राजाओं की प्रशस्तियाँ लिखते थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो पुराना स्टूडेंट है कि प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि प्रशस्तियाँ क्या होती है। कोई भी कमेंट नहीं करता है, ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो। अगर अभी नहीं रिवीजन करते चलोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है, देखिए नागभट्ट की उपलब्धियां, कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियां का मतलब बखान किया है। आपने पिछले साल जो है गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था ना, क्लास 6 में हमने समुद्रगुप्त, ठीक है, वीणा बजाते हुए पढ़ा था ना। चलिए, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में जो है प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। जो संस्कृत में लिखी गई है ग्वालियर, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी एक एक जो है अक्षर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्वालियर किस उसमें लिखी गई है, संस्कृत में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में पाई गई है। और उसमें क्या है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसमें, ग्वालियर में। जो प्रतिहार नरेश नागभट्ट है उनके कामों का वर्णन कहाँ मिलता है, एक संस्कृत की लिखी गई प्रशस्ति है ग्वालियर, जहाँ कहाँ थी वो, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आंध्र सैंधव सिद्ध विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। मतलब उसके बारे में इतना आलीशान लिखा गया है कि उनके सामने तो मतलब जो राजा है तभी जो उनके सामने नतमस्तक हो गए थे जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा जो है, और अनर्थ जो गुजरात का हिस्सा है, मालवा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है, किरात जो वनवासी, और तुरुष्क मतलब तुर्क, वत्स्य मत्स्य दोनों उत्तर भारत में के जो है राज्य हैं, राजाओं को पराजित किया। मतलब उस
उसके बारे में लिखा है, जो नरेश नाग भट्ट के कामों का जो वर्णन किया है। ठीक है, तो चलिए। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। मतलब जो राजा लोग थे वो ब्राह्मणों को क्या दान में क्या देते थे? भूमि। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। देखिए ये ताम्र पत्र इधर दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ब्राह्मणों को क्या दिया जाता था राजा द्वारा? भूमि अनुदान। ठीक है, भूमि अनुदान से उनको पुरस्कृत किया जाता था जो ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। किस पे? ताम्र पत्र। ये इधर दिखाए गए ना, तांबे के पत्र। देखिए इसको पढ़ लेते हैं। यह थोड़ा संस्कृत और तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है। ये जो दिखाया गया है संस्कृत और तमिल में लिखा गया है ये। ठीक है, जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा लिखे गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर जो है राजसी मोहर लगी होती है। देखिए जो ये ऊपर मोहर दिखाई गई है ये वाली, तो इसको क्या बोलते हैं? राजसी मोहर। ठीक है, जो यह बताने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। मतलब अगर ये है तो वो प्रामाणिक है। ठीक है, प्रूफ के आधार पर। अगर ये नहीं हुई तो वो गलत है, नकली बनाई गई है। इधर देखिए भूमि से क्या क्या दिया जाता है, भूमि के साथ क्या क्या और दिया जाता है। देखिए यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की सीमा को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, मतलब जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं दिखाए गए, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते, ये सारी चीज़ उस भूमि में मिलती थी। जिसे यह भूमि मिलती थी वह इससे जो है कर वसूली कर सकता था। जिस भी ब्राह्मण को ये भूमि दी जाती थी तो वह उस भूमि का जो है कर वसूल कर सकता था, ये सारी चीज़ें वहाँ से ले सकता था। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए जो कपड़े हैं उन पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर। ठीक है, ये सारी कर जो वो वसूल करता था। वह पक्की ईंटों के ऊपरी माले पर बने कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद न हो और तटबंधों का भी निर्माण हो। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज काम कर सकता है। ठीक है, यहां से देखते हैं। देखिए 12वीं शताब्दी में एक वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें जो है कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। 12वीं शताब्दी में कौन सा वृहत संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का जो है इतिहास दर्ज है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। किसके द्वारा? कल्हण द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। ठीक है, कल्हण ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासकारों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। किस किस चीज़ का? दस्तावेजों का, प्रत्यक्षदर्शियों का, शिलालेखों का। ठीक है, अपना वृत्तांत लिखने के लिए कल्हण ने, ठीक है, इन सब का स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह जो है अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष, नेक्स्ट हेडिंग हमारी है त्रिपक्षीय संघर्ष। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई एक क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कौन सा था? गंगा घाटी में कन्नौज नगर। देखिए गुर्जर प्रतिहार जो है राष्ट्रकूटों
राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे हैं। जो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक जो सदियों तक जो है कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ते रहे हैं। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई के 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इनकी चर्चा जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की। तो कौन कौन से थे त्रिपक्षीय संघर्ष? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये क्वेश्चन एज इट इज बन सकता है, ठीक है, कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है? क्या है त्रिपक्षीय संघर्ष? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ठीक है। चलिए, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे से के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत ही संपन्न होते थे। मंदिरों में मतलब बहुत सारा सोना, बहुत सारी वस्तुएं होती थी, बहुत संपन्न होते थे, इसलिए वह जो है मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। जो अफगानिस्तान, महमूद कहाँ था? एक सेकेंड। अफगानिस्तान के गजनी का महमूद एक ऐसा ही शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार जो है आक्रमण किया। कितनी बार? जो अफगानिस्तान के गजनी का महमूद था, वो उसने कितनी बार आक्रमण किया उपमहाद्वीप पर? 17 बार, ठीक है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिसमें जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जो महमूद है वो बहुत सारा धन उठा के ले गया, किसमें उसका हिस्सा जो खर्च हुआ? वैभवशाली राजधानी के निर्माण में, ठीक है। देखिए एक बार ये देख लेते हैं। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे। और कौन से हुए? चाहमान, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय जो है, जो पृथ्वीराज तृतीय का समय क्या था? 1168 से लेके 1192, ठीक है। ये चीज़ भी हमें याद रखनी है, ठीक है। जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक तुर्क शासक को 1191 में हराया। तो सुल्तान मोहम्मद गोरी हैं, उनको किसने और कब हराया? पृथ्वीराज चौहान ने हराया 1191 में। लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथ जो है वो हार गया। 1191 में तो मोहम्मद गोरी को जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज तृतीय, उसने मोहम्मद गोरी को हराया 1191 में, लेकिन 1192 में उसके हाथों हार गया वो, ठीक है। यहाँ से देखिए, चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है उरैयूर से तंजावुर तक। जो उरैयूर है उससे तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा से मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं में मातहत थे। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयलाल ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस पर जो है डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुभसुदीन देवी का मंदिर बनवाया। किसका? निशुभसुदीन देवी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? बताइए किसने बनवाया? चोल वंशों ने, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए, विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्र तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ाया गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यान और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, कौन सा माना जाता है? राजराज प्रथम।
985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। किसने किया? जो राजराज प्रथम है। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसमें जो है गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। किस किस पर? गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के। किसने? जो राजराज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई गई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। ठीक है। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है जो ये बनाया गया है। गंगईकोंडचोलपुरम, ठीक है, मंदिर। चलिए देखिए ये वाला दिखाया गया है इधर। ठीक है, देखिए गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर दिखाया गया है। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई उस पर गौर करें। बाहर दीवारों को सजाने के लिए जो प्रथम पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई हैं, देखिए ऊपर से बिल्कुल पतली और ये पत्थर की मूर्ति प्रतिमाएं बनाई गई। यहाँ से देखते हैं चोल मंदिर जो है अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। जो चोल मंदिर थे उसके आसपास से बसने वाली जो बस्तियां थी उनके केंद्र बन गए और ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा की गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसमें मतलब उसके लिए जो काम करते थे। ठीक है, पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक आदि, इनके ऊपर जो है ये खर्च किया जाता था। ठीक है, दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे क्या थे? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। क्या थे? आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। कौन सा था सबसे विशिष्ट? कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। जो चोल कांस्य प्रतिमाएं हैं वो संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं से गिनी जाती है। ठीक है, देखिए ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती हैं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी दिखाई गई हैं। ये भी मतलब उसमें पहले क्वेश्चन देगा आपको इतना बड़ा, उसमें से 4 ऑप्शन देगा, इतने 4-4 लाइन के, फिर उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, और रीजन और असर्शन वो उसके उसमें दे देगा आपको। ठीक है, तो देखिए जो मतलब ज़्यादातर प्रतिमाएं किसकी होती थी? देवी देवताओं की। तो ऐसे आ जाएगा क्या भक्तों की भी प्रतिमाएं होती थी या नहीं होती थी? तो भक्तों की भी कुछ प्रतिमाएं बनाई जाती थी चोल वंशों के टाइम पे। ठीक है, कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 में देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। सॉरी, जो कावेरी नदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। तो किधर दिखाया गया है? देखिए इधर, यहाँ से कहाँ दिखाई गई है? ये देखिए इधर दिखेगी, एक सेकेंड, ये कावेरी नदी इधर दिखाई गई है। तो इसमें बताया गया कि कई जो है छोटी छोटी शाखाओं में वो बट जाती है। ठीक है, ये शाखाएं यहाँ से ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराती है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था
और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, कहाँ की बता रहे, तमिलनाडु में। ठीक है, एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। देखिए, ये एक चोल कांस्य प्रतिमा दिखाई गई है। देखो कितने अच्छे से बनाया गया है इसको। ये क्या है, चोल कांस्य प्रतिमा। ठीक है, यहाँ से देखिए, एक बार ये साइड वाला देख लेते हैं। नवीं शताब्दी जो है, तमिलनाडु का एक जलद्वार होज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से जो खेत सींचे जाते थे। देखिए, जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों द्वारा शहरों में दर प्रवाह को संचारित करती है। समरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों जो है, साथ ही साथ गांव में रहने वालों ने एक गतिविधि के सक्रिय रूप में दिलचस्पी दिखाई। साम्राज्य और प्रशासन, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है साम्राज्य और प्रशासन। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, जो ये भी बना हुआ था एज इट इज, जो किसानों की बस्तियां वो क्या कहलाई? उर। ठीक है, किसानों की बस्तियां क्या कहलाई? उर कहलाई। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह जो है को नाडु कहा गया। जो गांव का समूह है उसको क्या कहा गया? नाडु। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो जो ग्राम परिषद और नाडु क्या काम करते थे? न्याय करने और कर वसूलने में कार्य करते थे। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु की कामकाज से अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में जो है मुवेंद वेलन मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। मुवेंद वेलन का मतलब 3 राजा हैं, उनको अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला जो वेलन या किसान है। अरइयार मतलब प्रधान जैसी उपाधि दी गई थी, जो उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं भूमि के प्रकार कौन कौन से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, जो ये वाली चीज़ है अपनी ये बॉक्स में दी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार अच्छे से देखेंगे। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। जो वेलन वग्गाई है क्या हो गया? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, वेलन वग्गाई क्या है? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। और ब्राह्मणोदय क्या आती है? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। देखिए, नाम से ही हमें मतलब समझ में आ रहा है कि ब्राह्मणोदय मतलब ब्राह्मणों को दी गई भूमि। ठीक है, शाला भोग किसी विद्यालय में रखरखाव के लिए भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय में रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान और त्रिवन कन्नी। ठीक है, तिरुवनम कन्नी। ठीक है, देखिए कैसे कैसे नाम दे रखे हैं, ये हमारी साइड के नहीं है ना, थोड़ा बोलने में भी अटपटा लग रहा है। और देवदान से मतलब देव मतलब मंदिर, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि देवदान कहलाएगी। ठीक है, मंदिरों में दी गई भूमि क्या कहलाएगी? देवदान। और विद्यालय में दी गई भूमि क्या कहेगी? शाला भोग। ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि ब्रह्मोदय। और जो गैर ब्राह्मण है उनको वेलन वग्गाई। ठीक है, और पल्लीम चंदनम उसको जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। ठीक है, यहाँ से आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी। देखिए एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जो वेलन वग्गाई है वो क्या है? गैर ब्राह्मणों किसान स्वामी की भूमि, जो गैर ब्राह्मणों किसानों को दी जाती थी। ठीक है, वो क्या थी? वेलन वग्गाई। और ब्राह्मोदय जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई थी भूमि।
शाला भोग जो विद्यालय को दी जाती थी, विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान से मंदिर और पल्ली चंदनम से मतलब जैन संस्थानों को दी गई भूमि। यहाँ से बनेगा ही बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मोदय प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मोदय की देखरेख में प्रमुख ब्राह्मण जो है भूस्वामियों की एक सभा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों से प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर जो है ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ की भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। देखिए, यहाँ से देखते हैं एक बार। जो नगरम है वो क्या हुआ, व्यापारियों के संघ, जो व्यापारियों का संघ था उनको क्या कहा गया, नगरम कहा गया। ठीक है, ये भी आया हुआ था कि व्यापारियों के संघ को क्या कहा गया, नगरम कहा गया। ठीक है, यहाँ से देखिए, तमिलनाडु में चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में से इस बात का जो है सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादियों की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य थे उनके नाम जो है तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे और हर समिति के लिए एक बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। देखिए, अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को भूमि का स्वामी होना चाहिए। ठीक है, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता हो उसके पास अपना जो है घर होना चाहिए। इसमें क्या बताया गया है, जो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार मतलब अगर उसको सदस्यता चाहिए है तो उसमें क्या करना होगा, उनके पास जो खुद की भूमि होनी चाहिए। ठीक है, जिस भूमि से वो राजस्व वसूलता हो उसके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। ये भी एज इट इज़ आया हुआ था, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो उत्तर मेरू अभिलेख है उसकी सदस्यता पाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, लोगों के पास भूमि होनी चाहिए। ठीक है, और वो भूमि क्या है, खुद की होनी चाहिए जिससे वो कर वसूलता हो। उसके पास खुद का घर होना चाहिए। उसकी उम्र, ये याद रखिएगा, उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 से 70 उसके बीच की। ठीक है, उन्हें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ये चीज़ भी याद रखिए, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वो आगे वाली कोई भी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिससे अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, मतलब अगर किसी ने भी अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था, मतलब उनके बारे में नहीं बताया गया। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण ये इधर दिखाया गया है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया मतलब एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलात प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिससे छोटे किस्म के पेशा में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों में हाथों में छोटे मुर्गे मुर्गियों झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चे जो काले लोह के कंगन पहने हुए थे छोटी पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मतलब ये बताया गया है उसके बारे में। ये यहाँ से तो इतना खास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ऊपर से ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो ये वाला पोर्शन है, देखिए एक सेकेंड, ये वाला इतना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
ठीक है। नीचे तो एक कहानी बताई गई है कि उनके बारे में नहीं लिखा गया है, जो साधारण पुरुष साधारण वहाँ की जनता थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों मतलब अगर उन्हें सभा की सदस्यता चाहिए है तो उसके लिए उनके पास खुद की भूमि होनी चाहिए, ठीक है, जिस पे वो कर वसूलते हों। उनके पास अपना खुद का घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए, ठीक है। उन्हें वेदों का भी ज्ञान होना चाहिए और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और वह ईमानदार भी होना चाहिए। और यदि कोई पिछले 3 सालों से इस समिति का सदस्य रहा है तो वह और किसी सदस्य मतलब और किसी समिति का सदस्य नहीं बन सकता। और जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इधर देखिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर था अपना हिस्ट्री, 7th क्लास की जो हिस्ट्री हमारी चली है उसका जो सेकंड चैप्टर था वो आज हमने कवर कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो भी नया स्टूडेंट इस वीडियो से जुड़ रहा है चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें इसको अपने दोस्तों से, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे डाल दें, ठीक है। और शेयर करें अच्छे से अच्छे। पर ये देख लेते हैं, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार, तो क्या है गुर्जर प्रतिहार? जोड़े बनाने हैं, बताइए। राष्ट्रकूट, पाल, चोल, बताइए, चलिए बताइए, बताओ इसमें से। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट कहाँ थे, पाल कहाँ थे, चोल, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इनका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर डाल दें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और हमारी जो है अभी हम अपने नोट्स के ज़रिए भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है और हमारा जो है हम कम से कम हमारा एसएसटी में 55 प्लस हमारा ये टारगेट रहेगा कि 55 प्लस का हम टारगेट लेके चलेंगे। और बहुत बहुत अच्छे से हम जो है ईमानदारी से अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट